Okay. In the last lecture, we completed transfer of ownership when goods are sent on approval or on return basis. Correct? तो हमने ये थ्री डिफरेंट केसेस कल डिस्कस किए थे. We read the example and then we related these three different consequences. Correct? Now today we are going to study one interesting concept, okay, which everybody knows about it, बट उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो हम आज देखने वाले हैं. ठीक है. सो ऑन पेज नंबर 82 दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल. ओके. अच्छा, ये हमारा हो गया था ना इसके पहले पासिंग ऑफ रिस्क सेक्शन 26. ठीक है. दिस वी हैड कंप्लीटेड. अब बहुत बार ऐसा होगा दैट आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू सम अदर कंसेप्ट्स, है ना. Why am I doing so? Because those concepts are a bit important. बाद में जाके जब ये important concepts खत्म हो जाएंगे उसके बाद we'll club all the pending concepts. Okay, and then we will go to unit number 4. ठीक है. तो जो जो pending है उसका आप टेंशन मत लेना because I'm already aware of what I'm skipping to. ठीक है. Now transfer of title. Now before we read this, let us take one example. ठीक है. Now बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है. द पेन विच आई एम होल्डिंग ओवर हियर. ओके. सो दिस पेन बिलोंग्स टू मी. करेक्ट. ये पेन किसकी है? ये पेन मेरी है. मतलब कौन? मतलब आई एम द ओनर ऑफ दिस पेन और मेरे पास ये पेन का पोजेशन भी है. ठीक है. अब पोजेशन तो दूर की बात है, हम बेसिकली ये वाले कंसेप्ट में प्लेनली ओनरशिप की बात करने वाले हैं. वी आर प्योरली गोइंग टू टॉक अबाउट ओनरशिप. ठीक है. तो अब बात ऐसी है दैट दिस पेन बिलोंग्स टू मी. दैट मीन्स आई एम द ओनर ऑफ दिस पेन. मैंने लॉफुली जाके ये पेन खरीदा था पैसे देके और अब ये पेन मेरी है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है दैट नाउ आई ओन द पेन. ये फैक्ट तो चलो क्लियर है. क्वेश्चन ये है दैट कैन यू सेल दिस पेन. कैन यू सेल दिस पेन. यू मतलब मैं आपकी बात कर रही हूं. क्या आप ये पेन को सेल कर सकते हो? सो थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज द पॉइंट इज दैट ये पेन की जो ओनर होगी या जो होगा वो ओनर ही इसे सेल कर सकता है. करेक्ट. क्यों? क्योंकि जो चीज अपनी है आप वही चीज को सेल कर सकते हो. जो चीज अपनी नहीं है क्या आप उसे सेल कर सकते हो? नहीं ना. तो ये पेन क्या आपकी है? डज दिस पेन बिलोंग टू यू? नो. सो हाउ कैन यू सेल दिस? दिस पेन तो बिलोंग्स टू मी. सो आई एम द ओनर. सो ओनली द ओनर कैन सेल द पेन. करेक्ट. जो चीज आपकी है ही नहीं आप वो कैसे सेल कर सकते हो? टुमारो यू कम इन द क्लास, ओके, and you are selling the benches. So point is, who has given you the authority to sell the benches? And firstly, primarily, you don't even own the benches. हाँ, अगर आप ओनर होते बेंचेस के तो आप सेल कर सकते हो क्योंकि आपका डिसीजन है ना. बिकॉज यू आर द ओनर, यू आर द डिसीजन मेकर. बट जो चीज आपकी है ही नहीं उसे आप कैसे सेल कर सकते हो? करेक्ट. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज simply take a fresh page, give the heading transfer of title. Give the heading transfer of title. Section 27. Write down transfer of title, section 27. लिख दिया आपने? अब इसके बाद लिखो on the next line, only the person who owns the goods. I'll also write down so that you can copy down. Okay, तो आपने लिखा है section 27.
ओके अब हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं. only the person who owns the goods, comma, can sell the goods. Can sell the goods. करेक्ट. क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? सेक्शन 27 सिंपल भाषा में क्या कहता है? दैट द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स ओनली ही गेट्स टू सेल दोज गुड्स. राइट. अगर मैं आज ये पेन की ओनर हूं तो मैं ही इसे बेच सकती हूँ. क्या आप इसे बेच सकते हो? नहीं, क्योंकि आप तो ओन ही नहीं करते हो ना. जैसे मैंने आपको बेंचेस का एग्जाम्पल बताया. You randomly come one day and you're selling the benches of the class. तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि क्या आप ये बेंचेस के ओनर हो? क्या आपको किसी ने अथॉरिटी दी गई है कि आप ये बेंचेस सेल करो? तो अगर दोनों क्वेश्चंस का आपका आंसर नो है तो हाउ कैन यू सेल द कमोडिटी व्हिच डजंट इवन बिलोंग टू यू एट फर्स्ट प्लेस? करेक्ट. तो सेक्शन 27 भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है दैट ओनली द पर्सन हु ओन्स द गुड्स gets to sell the goods. Right? Only the person who owns the goods can sell the goods. यहां पर आपको चाहिए तो for reference sake what you can do, you can simply write down example. पेन का लिख दो. सिर्फ पेन भी लिख दोगे तो भी आपको याद आ जाएगा that what we had discussed. That only the person who owns the goods can sell the goods. राइट. जिसके पास ओनरशिप है सिर्फ वही सेल कर सकता है गुड्स को, और कोई थर्ड पर्सन तो सेल नहीं कर सकता है. करेक्ट. रिटन दिस डाउन. ओके नाउ लेट अस रीड. सो वी आर ऑन सेक्शन नंबर 27. ठीक है, चलो लेट्स रीड. अब जो हमने लिखा ना यहाँ पर सेक्शन 27 में जो हमने एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है आपने? दैट ओनली द पर्सन हु ओन्स द गुड्स कैन सेल द गुड्स. करेक्ट. अब इसको लैटिन में क्या कहते हैं? आई विल रीड इट डाउन, साथ साथ में पढ़ना. लैटिन में से क्या कहते हैं? लैटिन लैंग्वेज में नीमो दैट कुड नॉन हैबिट. नीमो दैट कुड नॉन हैबिट. अब ये भी लिख लो. लीव अ लाइन एंड देन राइट डाउन. In Latin maxim, it is expressed as, और फिर ये कॉपी कर लो जो यहाँ पर लिखा है. In Latin maxim, it is expressed as nemo that quid non habet. तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दे explain nemo that quid non habet. तो आपको ये लर्न करना है कि ये फ्रेज किससे रिलेटेड है. अब इसका मतलब क्या होता है? आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लाइन में लिख दिया है दैट द पर्सन हु ओन्स द गुड्स कैन सेल द गुड्स. लिख दिया आपने. नीमो दैट कुड नॉन हैबिट. दिस इज एक्सप्रेस्ड इन लैटिन मैक्सिम एज नीमो दैट कुड नॉन हैबिट. ठीक है. अब यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ लो. देखो क्या लिखा है. सी नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज? नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट. नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट इट. मतलब क्या? कोई भी वो चीज नहीं दे सकता है जो उसकी ना हो. ये भी लिख लो इंग्लिश ट्रांसलेशन. Leave a line and write down. No one can give that. ये नीमो दैट क्विड नॉन हैबिट जो आपने लिखा है, ये उसका इंग्लिश वर्जन आप लिख रहे हो. No one can give that. No one can give that which one has not got. तो ये पेन आप ओन करते हो क्या ये पेन को? नहीं. तो आप ये पेन को किसी और को कैसे सेल कर सकते हो? First you have to be the owner of that commodity. Only then you can sell the
पेन और वॉट एवर इज द प्रोडक्ट। जब आप ओनर ही नहीं हो तो आप सेल कैसे कर सकते हो? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट। जो चीज जिसकी है ही नहीं वो किसी और को नहीं दे सकता है। ये हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने बता दिया। नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट। तो एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपको ये सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ वहां पर लिखा होगा नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन। ठीक है, या तो फिर आपको ये मैगजिन दे देंगे लैटिन वाला, नीमो दैट क्विड नॉट हैबिट, ये वाला मैगजिन दे देंगे। तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही आंसर है। दिस इज जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, दिस इज जस्ट लैटिन एक्सप्रेस्ड इन लैटिन। ठीक है, बट बोथ मीन द सेम। जो चीज जिसकी है ही नहीं वो फर्दर कैसे सेल कर सकता है, राइट? तो आपने हमने दो एग्जांपल्स देखे अब तक, पेन का और बेंचेस का। मैंने आपको एग्जांपल बताया दैट यू रैंडमली कम इन क्लास एंड यू आर selling the benches. So can you do so? The answer is no, because you are not the owner. Neither has anybody given you the authority to sell the benches. Correct? Okay, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। इफ मिस्टर ए स्टील्स एन आर्टिकल, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए हैज स्टोलन द आर्टिकल। मतलब क्या ए के पास वो गुड्स हैं क्या? ए के पास गुड्स तो हैं, पर उसने गुड्स कैसे लेके आया था? वो उसने किसी से चुराया था। सो ए हैज स्टोलन गुड्स। कैसे गुड्स हैं उसके पास? ही हैज स्टोलन गुड्स एंड ही फर्दर सेल्स इट टू मिस्टर बी। तो उसने क्या किया? उसने गुड्स चुराए और बी को सेल कर दिया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है जो आगे लिखा हुआ है कि होगा क्या। मिस्टर बी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द आर्टिकल। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि अब जब ए ने बी को गुड्स सेल किए तो अब गुड्स किसके हो गए? बी के हो गए। पर लास्ट लाइन में क्या लिखा है? बी विल नॉट बिकम द ओनर। क्यों ओनर नहीं बनेगा? क्योंकि अब ध्यान से सुनो, अब अगर इसके पास गुड टाइटल है और ये किसी और को देता है तो बी के पास भी गुड टाइटल आएगा। जो इसके पास है वो इसके पास भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। अब इस केस में क्या ए के पास गुड टाइटल है? द आंसर इज नो। तो ये जो भी ट्रांसफर करेगा, जिसको भी ट्रांसफर करेगा, जैसे बी को उसने सेल किया है, तो क्या यहाँ पर बी को गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज नो। करेक्ट। जो चीज आपके पास होती है आप सिर्फ वही ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या ए के पास ओनरशिप था? नहीं। तो वो अगर किसी को ट्रांसफर करता है तो क्या इसको ओनरशिप मिलेगा? तो इसका भी आंसर नहीं है, राइट? इफ यू हैव द ओनरशिप एंड यू सेल इट टू मी, देन आई विल ऑल्सो गेट द ओनरशिप because you have sold it to me, you have transferred it to me. But if at first place if आपको ही ओनरशिप नहीं है और आप अगर मेरे को सिर्फ गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या मुझे ओनरशिप मिलेगा? द आंसर इज नो। अब एक और चीज आपको कंसिडर करनी है। अब क्या बी को पता था कि ए उसे चुराए हुए गुड्स बेच रहा है? नहीं। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे? आई राइट इट डाउन, आप भी लिखो फिर। बी has purchased the goods in good faith। मतलब बी को ना कुछ पता नहीं था कि उसको चुराए हुए गुड्स दिए जा रहे हैं, तो बी ने गुड फेथ में खरीदा। बी को तो ऐसा ही लगा कि ए इज द राइटफुल ओनर। सो बी हैज परचेज्ड द गुड्स इन गुड फेथ। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसे गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सो दो चीजें अभी हमने यहां पर क्या देखी हैं, दैट इवन दो बी हैज परचेज द गुड्स इन गुड फेथ बट स्टिल ही विल नॉट गेट अ गुड टाइटल। लिखो ये, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा है ए
has stolen the goods and then he sells it to B. फिर इसके बाद write down in one line, B has purchased the goods in good faith, जो यहाँ पर मैंने लिखा है. उसके बाद put a comma and write down, but still he will not get good title. But still he will not get good title. But still he will not get good title. ठीक है, तो क्या लिखा है आपने? B has purchased the goods in good faith, but still he will not get a good title. क्योंकि A के पास ही गुड टाइटल नहीं था, तो वो अगर कुछ भी ट्रांसफर करेगा, जैसे उसने यहाँ पर B को सेल किया है, तो क्या B को गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज नो. गुड टाइटल मतलब ओनरशिप. ठीक है, गुड टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप. तो जो चीज A की है ही नहीं, वो B को कैसे मिलेगी? B को तो सिर्फ वही मिलेगा जो A का है, और A के पास गुड टाइटल नहीं है, तो B को भी गुड टाइटल मिलेगा क्या? नहीं. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, that is more important, that B has purchased the goods in good faith. He has purchased the goods in good faith, but still he will not get good title. ठीक है, ओके. तो देखो लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा है? मिस्टर बी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द आर्टिकल. तो आपको चाहिए तो आप ये लाइन भी एडअप कर सकते हो, एंड हेंस बी विल नॉट बिकम द ओनर ऑफ द आर्टिकल. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पैरा बस थोड़ा सा और एलैबोरेट किया गया है. देखो अब आपको समझ आता है क्या? वी विल रीड डाउन. यहां से पढ़ो. इफ द सेलर हैज नो टाइटल टू गुड्स, द बायर डज नॉट अक्वायर एनी गुड टाइटल, ऑल्दो ही मे हैव एक्टेड ऑनेस्टली एंड हैव पेड फॉर द गुड्स, दिस प्रोटेक्ट्स द ओनर ऑफ द गुड्स. मतलब क्या कह रहे हैं? सिंपल है कि ए ने यहाँ पर चुराए हुए गुड्स बी को बेचे थे. करेक्ट. क्या बी को ये चीज पता थी? नहीं. सो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? दैट बी परचेज्ड द गुड्स इन गुड फेथ. राइट, अभी आपने ये लिखा है परचेज्ड इन गुड फेथ. मतलब क्या? यहाँ पर देखो लिखा है ही मे हैव एक्टेड ऑनेस्टली एंड पेड द वैल्यू फॉर द गुड्स. तो जब बी ने परचेज किए तो उसने ए को क्या दिया था? ए को प्राइस दिया होगा. करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है. इफ ही हैज परचेज्ड द गुड्स फ्रॉम ए, दैट मींस ही हैज पेड फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स. करेक्ट. तो यहाँ पर बी ने नो डाउट ऑनेस्टली एक्ट किया है, क्योंकि बी को तो पता ही नहीं था कुछ. करेक्ट. सो बी परचेज द गुड्स इन गुड फेथ. ओके, ही एक्टेड ऑनेस्टली, और उसने प्राइस भी पे किया था वो गुड्स का टू ए. ओके, बट स्टिल विल ही गेट अ गुड टाइटल? द आंसर इज नो. यहाँ पर ए कौन है? ए इज द सेलर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर नीचे वर्ड सेलर यूज किया है तो आपको इससे रिलेट करना है कि यहाँ पर सेलर की बात हो रही है. ठीक है, जैसे मैं आपको वापस से बता देती हूँ क्या लिखा है. इफ द सेलर हैज नो टाइटल टू गुड्स, तो यहाँ पर सेलर कौन था? ए. क्या ए के पास गुड टाइटल था? नहीं. तो देखो आगे क्या लिखा है. इफ द सेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, द बायर डज नॉट अक्वायर टाइटल. तो यहाँ पर बी कौन है? बी बिकम्स द बायर, ए बिकम्स द सेलर. करेक्ट. तो अगर सेलर के पास ही गुड टाइटल नहीं है तो बायर के पास गुड टाइटल तो आएगा ही नहीं. करेक्ट. सो अगेन ये सेकेंड पैराग्राफ में भी वही रिपीटेड है जो हमने लिखा है, that although B has purchased it in good faith, acted honestly, paid for the value of goods, but still he will not get a good title. ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये B की तो कोई गलती ही नहीं थी, है ना. बट पॉइंट ये है कि अगर A ने उसे कोई चुराए हुए गुड्स सेल किए हैं, so although he will still B will not get a good title. So A has sold stolen goods to B. B has acted honestly, purchased in good faith, but still he will not get a good title. This is the conclusion of section 27. ठीक है, इसको इंग्लिश लैटिन फ्रेज में क्या कहा गया है? Nemo that quid non habit. और इंग्लिश में क्या मतलब है? No one can give that which one has not got.
ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछते हैं तो भी आपको ये दोनों फ्रेजेस लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ऐसा दे देते हैं व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल अंडर सेक्शन 27, तो आपको ये लाइन भी लिखनी है, कौन सा इंग्लिश वाला, नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट, ये भी लिखना है। देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन लैटिन मैक्सिम एज नीमो दैट क्विड नॉट हैबिट, दोनों लिखना है। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल एंड देन दिस सेकेंड पैरा। तो जो अभी हमने देखा है इससे हम इन टोटल क्या कहते हैं, yes this section is important to learn कर लेना, because majority of the times पूछा गया है। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ा है इसको हम टोटल क्या कहेंगे, दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल या जनरल रूल लिख दो। तो जो जहां से आपने सेक्शन 27 लिखा है उसके बाजू में राइट डाउन दिस इज अ जनरल रूल, दिस इज अ जनरल रूल। जनरली हम ऐसे ही मानते हैं कि जो कमोडिटी अपनी नहीं है हम उसे सेल नहीं कर सकते हैं, और चलो अगर हमने सेल कर भी लिया तो जो बायर है उससे गुड टाइटल नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ जनरल रूल दैट नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट, करेक्ट, दिस इज अ जनरल रूल। अब आते हैं मेन पॉइंट्स, I'll just erase this out. Yes, yes, example is compulsory. एग्जाम्पल दे दो ना, देखो एक ही लाइन का है, एंड ऑल्सो आपको सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ना है, आपको एग्जाम्पल लर्न नहीं करना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ जाता है ना फिर आप वहां पर भी फ्रेम कर सकते हो, एंड इट विल नॉट टेक, इट विल हार्डली टेक half a minute to frame and write the example, provided the concepts are clear। इससे फोकस किस पे करना है, प्रोविजंस पे फोकस करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो आपके वैसे ही बन जाने हैं तो उसका टेंशन मत लो। द मोर यू विल रीड थॉरली, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पढ़ने की, है ना, उतना ज्यादा द वर्ड्स विल यू कैन ग्रास्प देन इजीली। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल रूल जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27। अब नेक्स्ट पेज पर आपको क्या दिया है, दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप लिख लो, दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 6 मार्क्स। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अब से ऐसा समझो कि अब हम मेन आंसर पर आ रहे हैं, क्योंकि मेन आंसर फोकसेस ऑन व्हाट, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 27। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 27। ओके, अब अगर आप देखते हो कुछ, यू हैव बीन गिवन सम 8 पॉइंट्स which extends to next page also, so करीबन कुछ 8, there are 8 points। okay, चलो we'll read them one by one। पहले तो हमें ये समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, now heading क्या है यहाँ पर, heading is exceptions। exceptions का मतलब क्या होता है, exactly उल्टा, करेक्ट। तो हमने अब जनरल रूल में क्या पढ़ा है कि भाई जो ओनर है ना सिर्फ वही गुड्स को सेल कर सकता है, करेक्ट, अभी हमने यही पढ़ा है दैट ओनली द ओनर कैन सेल द गुड्स, करेक्ट। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या, यानी जो ओनर नहीं भी है वो भी सेल कर सकता है, समझ रहे हो, जो ओनर नहीं भी है वो भी गुड्स को सेल कर सकता है। एक्सेप्शन का तो मतलब यही होगा, करेक्ट, बिकॉज वी ऑलरेडी आर अवेयर व्हाट इज जनरल रूल, हमें ऑलरेडी पता है कि जनरल रूल क्या होता है। तो अब अगर हम एक्सेप्शंस देखते हैं तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या निकलेगा कि जो ओनर नहीं भी है ना वो भी गुड्स को सेल कर सकता है और वो भी लीगली, और जो परचेस करेगा उसे गुड टाइटल भी मिलेगा, राइट। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और वो हम हर एक पॉइंट में प्रूव करने वाले हैं कि इवन दो इफ दैट पर्सन इज नॉट द ओनर स्टिल ही कैन सेल द गुड्स, और जिसको वो सेल करेगा उसे गुड टाइटल भी मिलेगा। तो हम एग्जैक्टली ऑपोजिट देखने वाले हैं, अब तक हमने जो भी पढ़ा है हम उसका ऑपोजिट देखने वाले हैं। ठीक है, सो देयर आर सम 8 एक्सेप्शंस, लेट अस क्विकली गो थ्रू दीज। आज शायद से सारे ना हो पाए
बट विल कवर देम, मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो लेट अस गो थ्रू द फर्स्ट वन। क्या लिखा है? सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। ओके, मर्केंटाइल एजेंट। तो अगर इवन बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस पॉइंट, अगर थोड़ा सा हम खुद से एनालाइज करें, तो हम बात यूजुअली करते हैं किसकी? वी स्पीक अबाउट प्रिंसिपल, है ना। एक होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपॉइंट करेगा एजेंट को, है ना। तो ऐसे पकड़ लो, प्रिंसिपल बैठा है दिल्ली में, प्रिंसिपल का मेन जो हेड ऑफिस है दैट इज इन दिल्ली, और उसने एक पुणे में एक एजेंट अपॉइंट कर लिया है, और ये एजेंट का काम क्या है? टू सेल द गुड्स। अच्छा, एजेंट के पास गुड्स कहां से आएंगे? ऑब्वियसली उसे प्रिंसिपल सेंड करेगा, करेक्ट। और एजेंट की ड्यूटी क्या है? टू सेल द गुड्स। ये जो भी उसे गुड्स दिए जाएंगे, उसे इसको किससे सेल करना है? टू वेरियस कस्टमर्स, करेक्ट, टू वेरियस कस्टमर्स। एजेंट का प्राइमरी ड्यूटी ही यही है कि वो जो सारे इंस्ट्रक्शंस जो उसे प्रिंसिपल दे रहा है वो उसे फॉलो करे, जो उसकी ड्यूटी है वो उससे कंप्लाई करे। तो अगर प्रिंसिपल इज सिटिंग इन दिल्ली, और वो दिल्ली से अगर एजेंट को कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, और एजेंट को ये इंस्ट्रक्शंस देता है टू सेल इट टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो अब मान लेंगे दैट दिस एजेंट जब ये कस्टमर्स को सेल करेगा, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, तो एजेंट इस केस में कौन बन जाएगा? एजेंट विल बिकम द सेलर, और ये कस्टमर्स कौन बन जाएंगे? दे विल बिकम द बायर, करेक्ट। सिंपल सी बात है। सो डोंट यू थिंक, क्या इस केस में इज एजेंट द ओनर ऑफ द गुड्स? द आंसर इज नो। क्या एजेंट गुड्स का ओनर है? नहीं। ओनर कौन है? ओनर तो प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स ओनर को सेंड किए हैं टू सेल देम टू द कस्टमर्स, करेक्ट। सो टेल मी वन थिंग, इज एजेंट द ओनर? नो, एजेंट इज नॉट द ओनर, but he's been authorized by the principal to sell it to all these customers. So here customers become the buyer of the goods and agent becomes the seller of the goods. तो अब हमने जनरल रूल में क्या पढ़ा था? that only the owner can sell the goods, but इस केस में क्या एजेंट ओनर है? नहीं। बट क्या वो बेच सकता है? द आंसर इज यस, करेक्ट। ही इज बीन ऑथोराइज्ड, राइट। उसका प्राइमरी ड्यूटी क्या है? टू सेल द गुड्स व्हिच हैव बीन सेंट बाय द प्रिंसिपल, करेक्ट। सो इवन दो इन दिस केस, if the agent is not the owner, still he can rightfully sell the goods to all these customers. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कस्टमर्स ये गुड्स को खरीदेंगे, क्या उन्हें गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज अगेन अ यस। तो these customers will get a good title. These customers will get a good title. ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब एजेंट ये कस्टमर्स को सेल करेगा, so these customers will get a good title to goods. ओके okay? तो जब कोई भी लोकल शॉप से खरीदने जाते हो गुड्स को, क्या आप उन्हें पूछते हो दैट आर यू द प्रिंसिपल और आर यू द एजेंट? आपको क्या करना है वो चीज से? आपको गुड्स मिल रहे हैं, यू हैव टू पे द प्राइस एंड टेक द गुड्स, करेक्ट। सो इवन दो, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इवन दो एजेंट was not the owner of the goods, he was just the seller, still he can sell the goods to all these customers, okay, and customers को good title भी मिलेगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझा है कि ये एक्सेप्शन कैसे बना? that even though he is not the owner of the goods, still the agent can sell the goods rightfully and legally, और जो customers हैं उन्हें good title भी मिलेगा, ठीक है। Okay, let's go through the content now. Okay, section provision, अच्छा ये भी section 27 ही है, हाँ 27 is I think first 2 points are 27, फिर 28, 29, 30, 30 subsection 1, 30 subsection 2, और next page भी हम बाद में देखेंगे कौन से सेक्शंस हैं।
अच्छा, ये सेक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस आपको सेक्शन 27 लर्न करना है कि वो जनरल रूल है और उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो वो अगर आप एक बार लर्न कर लोगे तो बेटर होगा, बट यहाँ पर सारे सेक्शंस लर्न मत करना, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इज द फर्स्ट पॉइंट in the word exception, in the concept of exception. Let's read. A sale which is made by a mercantile agent of the goods for the title of the goods would pass, ये important है यहाँ से कि अगर वो सेल करता है so he can pass a good title to the buyer. ओके, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर एजेंट को राइटफुली गुड्स सेल करने हैं कस्टमर्स को तो वो कर सकता है, और जो कस्टमर्स होंगे उन्हें भी गुड टाइटल मिलेगा। पर यहाँ पर आपके ना कुछ 3 कंडीशंस हैं जो एजेंट को फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखो कौन से कंडीशंस हैं। He was in the possession of the goods with the consent of the owner, मतलब क्या, जो एजेंट के पास गुड्स पड़े हुए थे, ठीक है, ये गुड्स किसके होने चाहिए, दीज गुड्स शुड बी ऑफ द प्रिंसिपल। ओनर का मतलब होता है, लिख लो आप, प्रिंसिपल। ये पॉइंट में ओनर का स्पेसिफिक मतलब होता है प्रिंसिपल। मतलब अगर एजेंट के पास कुछ गुड्स हैं तो उससे वो प्रिंसिपल ने ही भेजे हैं और प्रिंसिपल ने ही इंस्ट्रक्ट किए हैं कि आप फर्दर कस्टमर्स को सेल करो। तो अगर एजेंट के पोजेशन में कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, दे आर विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ओनर मतलब कौन, प्रिंसिपल, ठीक है। सो दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 देखो, if the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, तो ये एजेंट जो फर्दर कस्टमर्स को सेल करेगा ना गुड्स, these all these transactions, different transactions should be in the ordinary course of business only। मतलब वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड नहीं कर सकता है। वो जो प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी है, he has to act within the limits and sell the goods in ordinary course of business only, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता है, जितना उसे इंस्ट्रक्टेड है वो उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड कंडीशन नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट, if the buyer has acted in good faith and has at the time of contract of sale no notice of the fact that seller has no authority to sell। ओके, इसका इन शॉर्ट में आपको मतलब बता देती हूँ कि जब एजेंट फर्दर कस्टमर्स को सेल करता है गुड्स, है ना, तो जब ये सेल करेगा गुड्स तो एजेंट के पास कोई ऐसा नोटिस नहीं होना चाहिए जो प्रिंसिपल ने उसे सेंड किया है ऑफ नॉट कंटिन्यूइंग विद द बिजनेस। मतलब क्या, जब एजेंट गुड्स को सेल कर रहा है ना कस्टमर्स को, सो एजेंट शुड नॉट बी इन द पोजेशन ऑफ अ नोटिस which stops him from doing the business। तो एजेंट के पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं होना चाहिए जो उसे ये कहता है कि तुम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करो। सो इन शॉर्ट यहाँ पर उन्होंने टर्न एंड ट्विस्ट करके बताया है। I'll repeat it again in हिंदी। इसका क्या मतलब है, दैट एजेंट के पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं होना चाहिए in which it is written that principal is stopping you from continuing the business। So let us read this point again। What are they saying? That there should be no notice of the fact that seller has no authority to sell। So when I asked you that in this transaction, suppose agent and customer, in this the customer is whom? Customer is the buyer and agent becomes the seller। So see, what are they trying to say in this highlighted part? That no notice of the fact that seller has no authority to sell। सेलर के पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं होना चाहिए which stops him from continuing the business or which does not give him the authority to sell the customers। Okay, so seller, that is the agent, should not have any notice which stops him from selling it to the customers। ठीक है, so these are the 3 conditions। if the agent follows these 3 conditions then he can rightfully sell it to the customers। और इस केस में क्या एजेंट ओनर था? the answer is no। एजेंट ओनर नहीं है बट फिर भी वो कस्टमर्स को गुड सेल कर सकता है। ये हमने पढ़ा है इन एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक है, that even though agent is not the owner of the goods,
still he can sell the goods in good faith, and जो बायर होगा, जो कस्टमर होगा, उसे गुड टाइटल भी मिलेगा. ये है एक्सेप्शन नंबर 1. ओके, नाउ वी विल रीड डाउन. यस, पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 पहले हम सारे इजी कंप्लीट कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं. ठीक है, क्या लिखा है? सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. अब सुनो, इसके लिए एक पहले मैं आपको केस बता देती हूँ. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, एक शॉप है, ठीक है, दिस इज अ जनरल शॉप, जनरल स्टोर शॉप. ठीक है, अब मैं ये शॉप में जाती हूँ और मैंने 10 केचअप बॉटल्स खरीदे हैं. ठीक है, 10 केचअप बॉटल्स खरीदे हैं. ठीक है, अब वो केचअप बॉटल्स वो कैशियर के उस पे पड़े हैं. इट इज केप्ट एट द कैशियर्स डेस्क. वो कैशियर बिल बना रहा है. ओके, और उसने एक, ये जो सारे 10 के 10 केचअप बॉटल्स हैं, उसने एक बॉक्स में पैक करके मुझे दे दिए. ठीक है, तो अब ना मैं क्या कहती हूँ वो शॉपकीपर को कि फॉर द टाइम बीइंग आप ये 10 केचअप बॉटल्स अपने पास ही में रखो. आई विल कम इन 15 मिनट्स एंड पिक देम अप. मतलब सपोज ऐसा देखो, बहुत बार होता है कि हम खरीद के गुड्स उनके दुकान पर ही रखते हैं because we have some other work also, then we complete this other work and then we come back and pick up the goods which we have purchased. Correct, बहुत बार ऐसा होता है. तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया. I purchased the 10 ketchup bottles, but मैंने उनके वो जो कैशियर का जो डेस्क था वो मैंने उधर ही रख दिए और मैंने उन्हें कहा कि मैं 15 मिनट्स में आके लेके जाती हूँ. मैंने पेमेंट कर दिया है, ऐसे पकड़ लो. ठीक है, तो ये जो 10 केचअप बॉटल्स हैं, ये अब तक इनका पोजेशन किसके पास है? द पोजेशन इज विद द सेलर. करेक्ट, बट ओनरशिप तो मुझे ट्रांसफर हो चुकी है. ठीक है, ओनरशिप मुझे मिल गई है. मैंने सिर्फ उन्हें 15 मिनट की कस्टडी दी है. किसे? सेलर को. कि भाई 15 मिनट तक आप अपने दुकान में ही रखो, मैं वापस आके कलेक्ट कर लूंगी. ठीक है, तो अगर हम इस केस में देखें तो सेलर के पास सिर्फ वो 10 केचअप बॉटल्स का क्या है? He merely has the possession of the goods. ओनरशिप तो मुझे मिल गई है. तो अगर मैं अभी आपसे पूछती हूँ, इस केस में क्या सेलर ओनर है? नहीं, सेलर इज नॉट द ओनर बिकॉज ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड इट टू मी. ठीक है, अब सुनो, अब आती है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. अब ये 10 केचअप बॉटल्स किसके पास है? दे आर केप्ट एट द कैशियर्स डेस्क. ओके, और मैं वहां से चली गई. आई हैड सम अदर वर्क, सो आई गो अवे. ठीक है, अब मैं जैसे ही जाती हूँ, देयर इज सम न्यू बायर विच कम्स इन द शॉप. ठीक है, एक कोई नया बायर है जो शॉप में आता है और वो सेलर को कहता है दैट उसे 1 केचअप बॉटल चाहिए. जो न्यू बायर है ना, उसे 1 केचअप बॉटल चाहिए. तो सेलर क्या करता है? जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पसेस वो मेरे ही बॉक्स में से, जो मेरा 10 बॉटल्स का जो पैक था, उसमें से ही 1 केचअप बॉटल निकाल के ये न्यू बायर को दे देता है. ओके, मेरे ही पैक ऑफ 10 केचअप बॉटल्स में से 1 बॉटल निकाल के, क्योंकि वो सारे केचअप बॉटल्स तो उसके डेस्क पर ही पड़े हैं. करेक्ट, कैशियर के डेस्क में से, डेस्क पर. तो व्हाट डज ही डू? ही रिमूव्स 1 बॉटल फ्रॉम माय पैक ऑफ 10 एंड देन ही गिव्स इट टू अ न्यू बायर, क्योंकि न्यू बायर को सिर्फ 1 ही केचअप बॉटल चाहिए था. करेक्ट, तो अब न्यू बायर को पता था क्या कि ये केचअप बॉटल किसी पिछले कस्टमर का है या सेलर? नो, ही हैज नथिंग टू डू विथ इट. सो न्यू बायर परचेज दैट केचअप बॉटल और न्यू बायर ने पैसे दे दिए. करेक्ट, सो इस केस में अगर हम समझें, व्हेन इट कम्स टू द न्यू बायर, क्या ये सेलर, वो जो उसने 1 केचअप बॉटल उठा के न्यू बायर को सेल किया, क्या सेलर उस वक्त ये केचअप बॉटल का ओनर था? द आंसर इज नो, क्योंकि ओनर तो मैं हूं ना, जो मैं उनके शॉप से निकल गई एंड आई आस्क्ड देम टू कीप इट विद देम फॉर 15 मिनट्स. सो ओनरशिप इज विथ मी. सेलर के पास सिर्फ क्या था? सेलर के पास वो 10 केचअप बॉटल्स का सिर्फ पोजेशन था. तो उसने क्या किया? जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पसेस उसने उसमें से 1 केचअप बॉटल उठा के वो न्यू बायर को दे दिया.
तो क्वेश्चन ये आता है कि जब सेलर ने न्यू बायर को गुड्स सेल किए, एक केचप बॉटल सेल किया, तो क्या उस वक्त सेलर ओनर था? द आंसर इज नो। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग एक्सेप्शंस। तो अगर इस केस में सेलर ओनर नहीं भी था, सो क्वेश्चन ये है, कैन ही सेल द गुड्स? द आंसर इज यस। क्या न्यू बायर को गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज अगेन यस। अब आगे की अगर मैं स्टोरी कंटिन्यू करूं, तो ये न्यू बायर तो एक केचप बॉटल उठा के लेके गया, प्राइस पे किया उसने, एंड देन ही वेंट। ठीक है, क्या ये अलाउड है? ऑफ कोर्स अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड है? अब हुआ क्या, 15 मिनट्स के बाद जब मैं वापस आती हूँ, तो मेरे पैक में तो सिर्फ 9 बॉटल्स पड़े हुए हैं। करेक्ट। तो अगर सेलर वापस से वेयरहाउस में जाके एक केचप बॉटल उठा के मेरे पैक ऑफ 10 को कंप्लीट करता है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग माई 10 केचप बॉटल्स, देन आई ऑल्सो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, वो मेरे आने से पहले ही वो 9 पैक को 10 पैक कर लेंगे। करेक्ट। सो इस केस में व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इवन when the seller sold these ketchup bottle, one ketchup bottle to the new buyer, was the seller owner of that ketchup bottle? The answer is no. Can he sell? The answer is yes. Will the new buyer get a good title? The answer again is a yes. Okay, do one thing, ये पहले आप कॉपी कर लो, write down point number 5. Just copy down this heading, सेल बाय सेलर। अब यहाँ पर सेलर के पास क्या था? सिर्फ वो गुड्स का क्या था? सिर्फ वो गुड्स का पोजेशन था। द सेलर वॉज इन मियर पोजेशन आफ्टर सेल। मतलब सेलर ने मुझे तो 10 केचप बॉटल सेल कर लिए थे, मतलब मेरे पास क्या आ गया था? ओनरशिप आ गया था। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद अगर सेलर कोई न्यू बायर को गुड्स सेल करता है, because he just has the possession of these 10 bottles, so is this allowed? The answer is yes. Was the seller owner of that one ketchup bottle when he sold it to the new buyer? No, he was not the owner. But can he do so? The answer is yes. क्या न्यू बायर को गुड टाइटल मिलेगा? अगेन द आंसर इज यस। मैं यहाँ पॉज कर लेती हूँ, आप तब तक ये एग्जाम्पल लिख लो एंड राइट डाउन द टाइटल। Okay, let us read this point. Sale by seller in possession after sale. तो ये आप केचप का एग्जाम्पल इसमें याद रखना, ठीक है? Let us read. Sale by seller in possession after sale, either himself or through an agent who buys them in good faith without notice of the previous sale. तो ये जो न्यू बायर था, इसे पता था क्या कि कोई ओरिजिनल बायर भी है, या सेलर और ओरिजिनल बायर के बीच में कोई अग्रीमेंट था, राइट? तो ये तो गुड फेथ में ही खरीदेगा। इसने तो सिर्फ एक केचप बॉटल मांगी थी, राइट? उसे एक केचप बॉटल मिल गई, सो ही परचेज्ड इन गुड फेथ। करेक्ट। तो क्या लिखा है? द पर्सन हु बाइज देम इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, तो बायर गेट्स अ गुड टाइटल। तो इस केस में क्या न्यू बायर को गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं? हम तो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, राइट? तो जो भी न्यू बायर होगा, जिसे पता तक नहीं होगा कि ओरिजिनल बायर भी कोई है, so this new buyer has purchased it in good faith, so he will get a good title. Okay, because what are we studying? We are studying exceptions. तो इस केस में जब सेलर ने न्यू बायर को गुड्स सेल किए, जब सेलर ने एक केचप बॉटल न्यू बायर को सेल किया था, करेक्ट, क्या सेलर के पास उस वक्त ओनरशिप थी? डिड सेलर हैव ओनरशिप ऑफ द गुड्स? द आंसर इज नो। बट कैन ही सेल? द आंसर इज यस। विल द न्यू बायर गेट अ गुड टाइटल? द आंसर इज अगेन यस। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चंस रिपीट करना है हर पॉइंट में। क्या ये अलाउड है ऐसा सेल करना? आंसर इज यस। क्या न्यू बायर को गुड टाइटल मिलेगा? अगेन द आंसर इज यस। पर पॉइंट समझने वाली क्या है कि जब सेलर ने उसे गुड सेल किए, किसे? न्यू बायर को, क्या सेलर के पास उस वक्त ओनरशिप था? द आंसर इज नो। बट क्या ये चलेगा? यस। क्यों? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? वी आर स्टडिंग एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस में हमें हर पॉइंट में यही प्रूव करना है कि जब सेलर के पास ओनरशिप नहीं भी होता है और जब वो गुड सेल करेगा, तो क्या वो अलाउड है? यस। एंड विल दिस न्यू बायर गेट अ गुड टाइटल? अगेन द आंसर इज यस। ठीक है? So if you understand these 2-3 points, so you'll be able to write them also.
देखो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इस केस में। मिस्टर ए सोल्ड 1000 kgs ऑफ व्हीट टू बी विच वॉज टू बी डिलीवर्ड विद इन 2 days। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कौन है, ए सोल्ड, तो ए इज द सेलर और उसने बी को सेल किए, तो बी बिकम्स द बायर। कितना, 1000 kgs ऑफ व्हीट, है ना, 1000 kgs ऑफ व्हीट इज द सब्जेक्ट मैटर। और वो बी को कितने दिन में आने वाले थे, विद इन 2 days। अब आगे देखो, द नेक्स्ट डे ए सोल्ड द सेम 1000 kgs ऑफ व्हीट टू मिस्टर सी हु बॉट इन गुड फेथ। तो बी के पास डिलीवर होने से पहले ए ने सी को सेल कर लिए those 1000 kgs of wheat, thereby getting a good title. Mr. B cannot recover the wheat from Mr. C। अब सुनो, यही मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। अब यहाँ पर ए ने किसे सेल कर लिए, कोई थर्ड पार्टी को, दैट इज मिस्टर सी। क्या मिस्टर सी को गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस। क्या ए ओनर है इस केस में? द आंसर इज नो। बट क्या ऐसे गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस। तो पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या थी, दैट ए विल सेल द गुड्स टू मिस्टर बी, पर डिलीवरी देने से पहले ही ए ने वही 1000 kgs ऑफ व्हीट सी को दे दिए, ठीक है, नेक्स्ट डे वही सेम 1000 kgs ऑफ व्हीट। अब बी को तो गुड्स कब मिलने वाले थे, विद इन 2 days, है ना। तो ऐसे पकड़ लो कि ए ने ये सी को गुड्स इमीडिएटली नेक्स्ट डे सेल कर दिए। अब ए के पास एक और दिन है बी के घर पे डिलीवर करने के लिए, करेक्ट, क्योंकि बी के पास 2 दिन थे, विद इन 2 days। अब नेक्स्ट डे उसने, ए ने यही 1000 kgs ऑफ व्हीट सी को सेल कर लिए। दैट मीन्स ए स्टिल हैज 1 more remaining day to procure some other 1000 kgs of wheat and sell it to B। तो देखो इस केस में भी कभी कभी क्या होगा, बी को तो पता भी नहीं चलेगा कि ए ने सी को सेल किए हैं, है ना। देखो सपोज अगर आज मेरे घर पे कुछ बिजनेस है ना, मैंने जो भी, मैं सपोज ड्रेस मटेरियल का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने फोटोज अपलोड किए हैं व्हाट्सएप पे, मैंने स्टेटसेस डाले हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मुझे कस्टमर आ जाता है, ही लाइक्स वन ड्रेस मटेरियल, तो मैं उसे बोल देती हूँ कि ये ड्रेस मटेरियल आपके घर पे नेक्स्ट वीक तक डिलीवर हो जाएगा, है ना। फिर उस नेक्स्ट डे पर कोई मेरे घर पे आके वो ड्रेस मटेरियल सिलेक्ट करता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे बोलूंगी क्या, नहीं नहीं ये तो मुझे किसी और को बेचना है, यू लुक फॉर सम अदर। हाँ, हो सकता है कि मेरे पास स्टॉक ना हो, इन दैट केस आई कैन से दैट यू नो आई हैव ऑलरेडी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन एल्स, तो ये ड्रेस मटेरियल तो बुक्ड है। बट अगर मेरे पास बहुत सारे सिमिलर ड्रेस मटेरियल्स हैं, सेम कलर, सेम लेंथ, एवरीथिंग सेम क्वालिटी, सेम ब्रांड, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे भी सेल करूंगी, और मेरे पास तो 1 हफ्ता है उसे कुरियर, जो ओरिजिनल बायर है उसे कुरियर करने के लिए। सो दिस वे आई विल नॉट लूज आउट माय कस्टमर्स। सो ए कैन सेल द सेम व्हीट टू मिस्टर सी, है ना। फिर ए के पास एक और दिन बचता है to deliver the wheat to Mr. B's place, and in this case it might happen that B will not even come to know, right? B will not even come to know कि you know A has already sold that particular wheat to C, है ना, क्योंकि B को wheat से मतलब है, फिर वो A ने उसके पहले किसी और को भी बेचा हो, B has nothing to do with that, ठीक है। So these are some of the realistic examples which you have to connect and then understand. Also in the last line what I have stated that no matter what B cannot recover the wheat from C। तो अगर इस केस में B को पता भी चल जाता है कि A ने C को सेल किए हैं, so in no case B can recover it from C, क्योंकि B और C का ना कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों इंडिविजुअली कनेक्टेड है विद A, बट दोनों का एक साथ B और C का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दैट कैन A सेल द व्हीट टू C, द आंसर इज यस। और क्या C को गुड टाइटल मिलेगा, उसका भी आंसर है यस, ठीक है। So even if you understand the example of ketchup which I have given you, and even if you write the same example in your own words, still it is okay, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट देख लेते हैं फॉर टुडे, ये भी एक छोटा सा ही पॉइंट है। देखो क्या लिखा है, सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सुनो, अब इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इनफैक्ट कल ही डिस्कस किया था। बहुत बार ऐसा होता है, जो हमारे लोकल शॉप्स हैं, हम उनसे गुड्स लेके तो आते हैं, पर क्या हम उनके लिए पे करते हैं? नहीं। व्हाट डू वी टेल द सेलर, कि अगर घर पे पसंद आया तो क्या करेंगे,
हम रिटेन करेंगे, और अगर घर पे पसंद नहीं आता है तो हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे, राइट। कल ही हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ये दोनों वर्ड्स का मतलब समझा था, ईदर वी विल रिटेन देम और ईदर वी विल रिटर्न इट टू देम, करेक्ट। तो यहाँ पर जब मैं वो शॉप से गुड्स अपने घर पे लेके आई तो क्या मेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ, करेक्ट। मेरे पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरे पास वो गुड्स का सिर्फ पोजेशन है। देखो अब अगर आप ये लाइन रीड करोगे, बायर हैज ओनली पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब अब तक मुझे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं वो टॉयज को सिर्फ मैं अपने घर पे लेके आई हूँ, तो मेरे पास क्या है, एज अ बायर आई हैव ओनली पोजेशन, मेरे पास ओनरशिप अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब सुनो हुआ क्या, मैं अपने गुड्स, वो गुड्स जो टॉयज थे वो मैं अपने घर पे लेके आती हूँ, ठीक है। अब when I get them at my place, तो जब मैं सपोज आई एम वॉकिंग थ्रू द स्टेयर्स, ठीक है, तो मेरा नेबर देखता है वो टॉयज एंड माय नेबर आस्क्स मी टू सेल इट टू हिम। तो अब हुआ क्या, इफ आई राइट डाउन इट अगेन, ये सेलर है, ये सेलर है, इसने, एंड आई एम द बायर, ठीक है। ये सेलर ने मुझे टॉयज दिए हैं, टॉयज सेल किए हैं क्या, अब तक नहीं, द सेलर हैज नॉट सोल्ड द टॉयज, मेरे पास बायर के पास सिर्फ पोजेशन है टॉयज का, ठीक है। तो बायर अपने घर पे वो टॉयज लेके आता है, और जब लेके आ रहा है तो वो टॉयज नेबर ने देख लिए, तो नेबर आस्क्स मी टू सेल इट टू हिम। तो मेरे पास बायर, कैन बायर सेल दीज टॉयज टू द नेबर। अब टेक्निकली देखा जाए तो क्या बायर के पास ओनरशिप है, नहीं, तो बायर के पास ओनरशिप तो है नहीं, और हमने जनरल रूल में क्या पढ़ा है, जिसके पास ओनरशिप नहीं वो तो सेल भी नहीं कर सकता है। इस केस में हुआ क्या, बायर के पास ऑल्दो ओनरशिप नहीं है, बट कैन ही सेल इट टू द नेबर, द आंसर इज यस। कैन ही सेल द टॉयज टू द नेबर, द आंसर इज यस। तो वो क्या करेगा, वो टॉयज को नेबर के पास दे देगा और नेबर से पैसे ले लेगा, करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, प्रोवाइडेड ये बायर जाके सेलर को पैसे दे दे इन मीन टाइम, तो ही ये वाला ट्रांजैक्शन वैलिड कहलाएगा। सो इसकी वैलिडिटी, ये ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी किस पर डिपेंड होगी, उस पर डिपेंड होगी प्रोवाइडेड बायर लेटर गोज एंड पेज द प्राइस ऑफ गुड्स टू दिस सेलर, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड, देयर आर टू ट्रांजैक्शंस, वन where the seller transfers only the possession of the toys to this buyer has no ownership, but when buyer gets the goods at his place he sells it to his neighbor, तो बायर ने तो सेल कर लिया। तो देखो अगर आप पॉइंट पढ़ोगे अभी तो आपको समझ आएगा, सेल बाय अ बायर हु हैज ओनली पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो बायर के पास क्या ओनरशिप था, द आंसर इज नो, बायर के पास सिर्फ क्या था, बायर ओनली हैड पोजेशन ऑफ द गुड्स, बायर के पास कोई ओनरशिप नहीं था, बट कैन ही सेल इट टू हिज नेबर, द आंसर इज यस, वो अपने नेबर को गुड सेल कर सकता है और ये नेबर को गुड फेथ मिलेगा, ही हैज परचेज्ड इट इन गुड फेथ, और नेबर को गुड टाइटल भी मिलेगा। प्रोवाइडेड, मैं वापस से क्या कह रही हूँ, प्रोवाइडेड दिस बायर हैज गॉन एंड पेड द वैल्यू ऑफ द टॉयज टू दिस सेलर, क्योंकि सेलर को कोई लेन देन नहीं है, बायर किसको भी आगे बेचे, सेलर को अपने आप सिर्फ पैसा चाहिए। सो अगेन व्हाट डिड आई से, कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड कब कहलाएगा, जब बायर अकॉर्डिंगली ये सेलर को जाके प्राइस पे करेगा। बताओ सबको समझा है अभी, एग्जैक्टली नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉपी डाउन द हेडिंग और फिर ये एग्जैक्ट एग्जांपल लिख लो अपने नोटबुक में, एंड देन वील स्टॉप ओवर हियर।